बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहली खबर तो मैं आपको सुनाता हूँ कि घर के बर्तन बेचना शुरू कर दिए इन लोगों ने, बेड़ा गर्क करके इकॉनमी का। और अब सूरत हाल ये है कि द ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छपी है, पाकिस्तान का अखबार है कि फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, इसको बेच दिया गया है यूएई की एक एंटिटी को, और ये बेचा गया है $16.4 मिलियन का। ऐसे तो पाकिस्तान में कोई एक कमर्शियल कॉर्नर का प्लॉट होना तो वो इतने का बिक जाता है, यानी ये 4 अरब रुपया टोटल बनता है। तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में या किसी कराची की आप प्राइम लोकेशन पे चले जाए ना, तो प्लॉट इस मालियत के होते हैं, लेकिन इतनी मालियत के अंदर पूरा एक बैंक ही बेच दिया। अब ये कैसे बेचा, कौन सा सौदा किया, इसके ऊपर सारे बड़े खुश हो रहे थे। आर्मी चीफ भी थे गालिबन, वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी थे। तो ये तो ऐसा लगता है कि ओबलाइज कर दिया, यानी बैंक ही बेच दिया इतना सस्ता। 42 इसकी ब्रांचें, आप अंदाज़ा करें 42, और 24 शहरों के अंदर ये बैंक मौजूद है। और एक रिलैक्सेशन भी दी गई है कि 5 साल तक आपको कोई नहीं पूछेगा, आप बड़े आराम से अपनी इक्विटी पूरी कर लीजिएगा। यानी 10 अरब इसके अंदर होने चाहिए, तो 3.2 अरब की इक्विटी है, और 6.8 अरब की जो है वो 5 साल का इजाफी वक्त भी इन्हें दे दिया गया है। 42 ब्रांचों वाला बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक। अब एक ब्रांच अगर 10-15 करोड़ की है तो भी ये पैसे पूरे नहीं होते, और फिर ये एक बैंक है, को मजाक नहीं है। बहरहाल यूएई को बेचना था पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने बेच दिया। बेचने वालों को और खरीदने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान का तजारती खसारा कितना बढ़ गया है ये देखें जरा खबर आप। पाकिस्तान की पहली तिमाही है अभी जो मुकम्मल हुई है, यानी जून में आपका बजट सेशन होता है, तो फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर ये आपकी पहली तिमाही होती है। अक्टूबर का महीना इस वक्त चल रहा है, तो जो पहली तिमाही है इसमें पाकिस्तान का तजारती खसारा 9.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अंदाजा कीजिए आप, 3 महीने के अंदर पाकिस्तान का तजारती खसारा इन्होंने पहुंचा दिया 9.4 अरब डॉलर तक। यह तजारती खसारा क्या है, जरा इसका आप अंदाजा कर लीजिए। ये जो चीजें आप दुनिया से पाकिस्तान में मंगवाते हैं और जो चीजें आप पाकिस्तान से बनाकर दुनिया में भेजते हैं, जो मंगवाते हैं वो इंपोर्ट्स हैं, जो भिजवाते हैं वो एक्सपोर्ट्स हैं। तो इनके बीच में जो अदम तवाजुन पैदा होता है, वहां से होता है आपका तजारती खसारा। पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं, और तजारती खसारा कम दिखाने के लिए झूठे आदादो शुमार ये अक्सर देते रहते हैं। लेकिन पहली एक तिमाही के अंदर जो पाकिस्तान का तजारती खसारा है वो 9.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अब जितने भी साइंसदान लगे हुए हैं मईशत को ठीक करने के लिए, जिन्होंने बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे, जिन्होंने SIFC बनाई थी, वो जरा अब बताएं कौम को कि आपने क्या बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की इकॉनमी का। और अभी ये सिलसिला जारी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल अस्करी क़यादत और बाकी लोग, कुछ CM वगैरह भी थे मुख्तलिफ सूबों के, ये इजलास में थे। उन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि साने मुरीद के को वहां पे सराहा गया जो मुरीद के अंदर हुआ, बल्कि ये कहा गया कि पंजाब हुकूमत की तकलीद करनी चाहिए, सारों को NG तोड़ के रखो। और साथ में ये कहा गया कि सॉफ्ट स्टेट का जो इमेज है उसे खत्म करके हार्ड स्टेट की शनाख्त बनानी होगी पाकिस्तान की, ताकि अवाम को पता चल जाए कि अब किसी की खैर नहीं है। अंदाजा करें आप। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं जो बाहर दिखाई दे रहा है, वो ये है कि पाकिस्तानियों को तहरीक लब्बैक के खिलाफ खौफनाक ऑपरेशन करके एक पैगाम दे दिया गया, और ये बता दिया गया है कि अगर किसी ने मुखालफत की या मुजामत की इसराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस पे या पाकिस्तान की बदलती हुई पॉलिसी पर, तो उसके खिलाफ वो किया जाएगा जो यहां पे मुरीदके में किया गया। ये एक एग्जाम्पल सेट की गई है रियासत की जानिब से। एक और चीज मैं देख रहा था, तहरीक लब्बैक सारी की सारी गायब हो गई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताने देते रहे 3.5 साल तक। मैं को ताना नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम, कि तहरीक इंसाफ को शाबाश यहां मिलनी चाहिए कि 3.5 साल से ज्यादा हो गए उन्होंने बहुत मार खाई, बहुत मार खाई। 3.25 साल होने वाले, तबाही फेर दी उनकी उन्होंने। लेकिन आज भी तहरीक इंसाफ रेजिस्ट कर रही है, मुकाबला कर रही है, मुजामत कर रही है। जबकि तहरीक लब्बैक को 1 हफ्ता हुआ भी सिर्फ इस लड़ाई में उतरे हुए। 1 हफ्ता पहले उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, और तब से लेकर अब तक आप कोई बंदा नहीं मिलता जिससे आप बात करें। मैं सारा दिन कोशिश करता रहा हूं कि तहरीक लब्बैक के कोई जिम्मेदारान मेरे मत्थे लगे, मैं उनसे पूछूं कि जनाब बताएं सूरत हाल क्या है, और कोई तो कुछ बताए ना। कोई नजर नहीं आता, ना सोशल मीडिया पे ना मीडिया पे। जिनके नंबर थे वो भी सारे गायब हैं। जिन लोगों से रब्ता करो वो कहते हैं जी कोई राब्ते में नहीं, साफियों से कहा, उन्होंने कहा जी सभी गायब हैं, सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए। तो तहरीक इंसाफ ने अपनी पसली साबित की है वक्त के साथ साथ, जिनको हमेशा ताने दिए जाते थे। अब नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब ने ना इस मौके पर एक बड़ी अजीबोगरीब बात की। अब बड़ा गुस्सा आएगा कई लोगों को जब मैं ये बात करूंगा, लेकिन मुझे ये बात करनी है। वजह यह है कि मैं ये बात नहीं करूंगा ना तो ज्यादती हो जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम आर्मी चीफ को खराज तहसीन पेश करती है। शहबाज शरीफ साहब, आप कौम के बिहाफ पे बात नहीं कर सकते। वजह यह है कि कौम ने आपको मुस्तरद किया है।
आप आसिम मुनीर साहब के बिहाफ पे बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको मुंतखब किया है, कौम ने आपको मुस्तरद किया, आपको वोट नहीं डाले, लिहाजा आप कौम के बिहाफ पे कोई बात ना करें कि मैं कौम के हवाले से ये बात कर रहा हूं। कौम किस बात पे खराज तहसीन पेश कर रही है, जरा चंद चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। क्या कौम 9 मई पर खराज तहसीन पेश कर रही है या 26 नवंबर पर? सानह मुरीदके पे खराज तहसीन पेश कर रही है या 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन चोरी करने पर? जबरी गुमशुदगियों पर खराज तहसीन पेश कर रही है या मईशत की मुकम्मल तबाही पर? जुल्म जबर और फसाइयत पर खराज तहसीन पेश कर रही है या दहशतगर्दी में बेपनाह और खौफनाक इजाफे पर? गुर्बत और महंगाई में बेपनाह इजाफे पर या इद्दत जैसे घटिया केसों के ऊपर कौम खराज तहसीन पेश कर रही है? या फिर इसराइल के बारे में जो हमने पॉलिसी बदली है उस पर खराज तहसीन पेश कर रही है? पाकिस्तानियों के मुल्क छोड़कर जाने पर 30 लाख आदमी पाकिस्तान छोड़कर चला गया, या फिर सरमाया पाकिस्तान से लगातार बैरून मुल्क जाने पर खराज तहसीन पेश कर रही है? गंदम के स्कैंडल पर या चीनी के स्कैंडल पर या बढ़ते हुए ड्रोन हमलों पर और रोज गिरती हुई लाशों पर किस चीज पर पाकिस्तान की कौम खराज तहसीन पेश कर रही है? शाबाश शरीफ साहब, पाकिस्तान के कई इलाकों को नो गो एरिया बना दिया गया है, 30 लाख पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ दिया है, खित्ते में सबसे कम हमारी इनकम होती चली जा रही है, गुर्बत पाकिस्तान आधा जो मुल्क है वो गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहा है और दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में हम शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर जो साबिक वजीर आजम है उसको जेल में डालने पर कौम खराज तहसीन पेश कर रही है, या फिर अफगानिस्तान जैसे हमसाये से भी ताल्लुकात बिगाड़ने पर खराज तहसीन पेश कर रही है। अभी मैं एक खबर देख रहा था, जर्नलिस्ट ने उन्होंने क्लेम किया कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। आप अंदाजा करें, पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। यह पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें कि आओ जनाब हमने आपके साथ क्रिकेट खेलनी। और ये वो अफगानी है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल खेलकर सीखी है। ये पेशावर में खेलते रहे हमारे लड़कों के साथ, यही पाकिस्तान में इन्होंने क्रिकेट सीखी, यही ट्रेनिंग की, यही पल के बड़े हुए और अब क्रिकेट टीम बन गई। अब हम उस टीम के साथ भी नहीं खेल सकते। वजह क्या है? हमने अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए। अशरफ गनी था और हामिद करजई था, उसके साथ भी ताल्लुकात खराब थे, तब आप तालिबान के साथ थे। अब तालिबान आ गए, अब आप उनके साथ हैं और तालिबान से आपके ताल्लुकात खराब है। आपने कसम खाई हुई है कि आपने हमेशा अफगानिस्तान में वो पॉलिसी रखनी है जो पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचाए और आपने हमेशा अफगानिस्तान को अपना एक दुश्मन बना के रखना है। लगता तो ऐसी है, शायद इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की दिहाड़ियां लगती हैं या इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बका है कि यहां पे बदअमनी रहे और जितनी बदअमनी रहेगी उतना ही शायद ये पैसा बनाते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब की तारीफें नाज़रीन अब आलमी सतह पे हो रही है। जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बुलाया ना कि वो वाली बात बता जो तू बंद कमरे में कह रहा था, इधर आना जरा, तो ये बड़े खुश होकर वहां पे गया। उसने कहा वो बता जो बंद कमरे में कह रहा था, मुझे बड़ा मजा आया, फिर बोल। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो वहां बोला 28 सेकंड में उन्होंने पूरा डब्बा ही पॉलिश का खत्म कर दिया। अब जार गिलोवे वो कह रहे हैं जी कि ये बरतानिया के एक सहाफ़ी भी हैं, राइटर हैं और ब्रॉडकास्टर हैं और एक पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी है इनकी। तो उन्होंने कमाल तारीफ कर दी शहबाज शरीफ की, शू शाइन बॉय, शू शाइन बॉय, ये उन्होंने बताया जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश कर रहा था। बराह रास्त देखा गया पूरी दुनिया में, अजीम मुल्क है पाकिस्तान, अजीम लोग हैं, मगर बड़ी शर्मिंदगी की बात है उनके लिए। अब बैरून मुल्क से पाकिस्तान को ताने आ रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया से, बरतानिया से, यूरोप से। हम ओवरसीज पाकिस्तानी जहां जहां दुनिया में रहते हैं उनके बेचारों के सर शर्म से झुक गए कि यार ये आदमी कितनी बेइज्जती करवा रहा है। भाई तारीफ करनी थी ट्रंप की तो कोई तरीके से कर लेते ना, डेकोरम के साथ कर लेते। यानी ये कौन सी तारीफ थी जो हमने कभी माजी में सुनी नहीं? ऐसे खुदा बना के दिखा दिया और अजीब तरीके की तारीफ कर दी। वो डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी समझ नहीं आ रही थी क्या, और बल्कि मेरे ख्याल में वो इस बात को एंजॉय कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि इनकी ये औकात है। और ये बंद कमरों में मेरे साथ ये करते। वो इंडोनेशिया वाला जो है, वो वहां पे इंडोनेशिया का जो सरबराह आया हुआ था, वो डोनाल्ड ट्रंप से बातें करते हैं, बच्चों से मिलने के लिए बेताब था कि जनाब मैं आपके बच्चों से मिलना चाहता हूं और मैं मुलाकात करना चाहता हूं किसी जगह पे, मैं प्रॉब्लम, ये अंदाजे लगाए इनके। और अब पाकिस्तान और इंडोनेशिया वो ममालिक हैं जो अपनी फौज देने का वादा कर चुके हैं, शायद अजरबैजान भी और कुछ और लोग भी देना चाहते हैं कि जनाब हम अपनी फौज देते हैं, ले जाए इनको गजा में। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर क्या कहा ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले जो ड्रॉप साइट ने खबर दी है, अब उसके ऊपर या तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाके केस करे अमेरिका में, लेकिन उन्होंने खबर बड़ी खौफनाक दी। उन्होंने कहा जी सरकारी और इंटेलिजेंस जराये से सानह मुरीदके से मुतालिक उन्होंने हौलनाक तफसीलात बताई। एक सरकारी अफसर के मुताबिक हम मकतूलीन की लाशें इस शर्त पर बुरसा के हवाले कर रहे हैं कि जनाजे में 30 से ज्यादा अफराद शरीक नहीं होंगे, यानी उन्हें खामोशी से दफनाया जाएगा। एक और अफसर ने बताया कि लाशों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कूड़े वाले ट्रक में कूड़े की तरह फेंक कर ले जाया गया। एक इंटेलिजेंस अफसर के मुताबिक एक अफसर ने तहरीक से राब्ता करके उन्हें अमरीकी सफारतखाने जाकर एहतजाज पर उकसाया।
जबकि मंसूबा पहले से यह था कि रास्ते में ही बदतरीन अंदाज में कत्लेआम किया जाए ताकि आइंदा कोई आवाज ना उठाए। यह तर्जुमा जो है ये किया आपके लिए अदील हबीब साहब ने, ये भी जर्नलिस्ट हैं, siyaasat.pk इनका है, तो मैं वहां से आपको पढ़ के सुना रहा हूं आसानी के लिए। उन्होंने कहा जी कि इनको पहले तैयार किया गया कि जाएं जाके आप एहतजाज करें, और मंसूबा यह था कि रास्ते में बदतरीन अंदाज में कत्लेआम किया जाएगा ताकि आइंदा कोई भी आवाज ना उठाए। एक और सोर्स ने उन्हें बताया कि साद रिजवी इब्तिदा में हिचकिचाहट का शिकार था, मगर जब एक ताकतवर फौजी शख्सियत ने मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई तो लब्बैक ने रैली निकालने का ऐलान और फैसला किया। यह जनाब रेहान ग्राम, मुर्तजा हुसैन और वकास अहमद, ये जनाब इनकी जानिब से खबर आई हुई है, ड्रॉप साइट के अंदर छपी हुई है, अदील हबीब साहब ने ये ट्रांसलेट किया, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब इसकी जो तौसी इसके एक हिस्से की है वो अबसार आलम साहब ने की थी। अबसार आलम साहब ने कहा एक इल्जाम यह लग रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के मंसूबे यानी अब्राहम अकॉर्ड को सपोर्ट कर रहा था, और अब क्योंकि पाकिस्तान के लिए मुश्किल है तो पाकिस्तान ने टीएलपी से यह मार्च निकलवाया। ये अफसर आलम कह रहे हैं कि बाकायदा रियासती इदारों ने और मुझे टीएलपी के लोगों ने यह कहा कि हमें ट्रैप किया गया, हमें यहां तक पहुंचाया गया, हम पीछे हटना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, वापस नहीं जाने दे रहे, हमें अब इस्लामाबाद की तरफ यहां तक धकेल कर लाए, पीछे के रास्ते बंद हैं और हमें आगे हम कोशिश करते हैं तो हम जा सकते हैं। मुझे टीएलपी के लोगों ने कहा, मैं अल्फा आपको बता रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने एक किस्सा सुनाया भी था आपको। उन्होंने कहा जी हमारे साथ बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है, हमें घेर दिया गया यहां पे लाके, हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात ही कोई नहीं कर रहा, कोई मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आ रहा, हम अपनी कमेटियां भेज रहे हैं, हम बात करो, कोई तो बात करो, हमारे साथ बात ही कोई नहीं कर रहा। ऐसा लगता है रियासत ने तय कर दिया कि यहां पे खून बहाएगी। तहरीक लब्बैक के लोगों को अंदाजा तो था कि ये होगा, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इस लेवल पे ये चला जाएगा। तो ये फिर अफसार आलम साहब कह रहे हैं तो पाकिस्तान ने टीएलपी से मार्च निकलवाया और इनको चाबी दी है कि बाहर निकलकर हंगामा करें। कुछ लोग मरते हैं तो मर जाएं, वैसे भी तो लोग मरते रहते हैं। हम अमेरिका को कहेंगे कि हमारे लिए इसराइल को तस्लीम करना मुश्किल है, हम ट्रंप से ताल्लुकात भी खराब नहीं करना चाहते, इसलिए टीएलपी का मार्च अमेरिका को बेचेंगे। ये जनाब अफसार आलम साहब ने फरमाया। ये है अफसार आलम की खबर, और इससे मिलती जुलती एक खबर जो है वो दी है ड्रॉप साइट ने। वो भी ये कहते हैं कि इनको निकलवाया एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर। और अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बहुत ज्यादा इम्कान था कि जुमेरात वाले दिन, क्योंकि जुमे को तहरीक लब्बैक ने निकलना था और इनको काफी चीजों का आइडिया हो गया था, तो बहुत इम्कान था कि जुमेरात की शाम को तहरीक लब्बैक अपनी कॉल को मुलतवी कर देती है एक वार्निंग के साथ कि अगर इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की तो हम दोबारा आएंगे, लिहाजा अभी क्योंकि वहां पे अमन कायम हो रहा है तो हम उसको खैर मकदम करते हैं और हम जो है वो दुआ करेंगे। और कोई ऐसी चीज वो करना चाह रहे थे, उनकी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई अनाउंसमेंट करते, मरकज के ऊपर उनके हमला कर दिया गया और उनको फिर मजबूर किया गया कि अब तो तुम हर हाल में निकलो और निकल के पहुंचो। उनके लिए हालात ऐसे पैदा किए गए, शायद रियासत उन्हें घेर घार के वहां ले जाकर जो उन्होंने अचीव किया वो करना ही चाहते थे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग रुकवाने की कहानी एक सुनाई है। वो कहता है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग रुकवाना मेरे लिए आसान काम है, लेकिन अभी अमेरिका में काफी काम है। देखिए ये जरा जंग थोड़ी बढ़ेगी, माहौल बनेगा, कोई बंदे शंदे मरेंगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बीच में लाया जाएगा, फिर खराज तहसीन पेश करेंगे शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, और फिर कहा जाएगा जी हमने एक जंग जीत ली और डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने बीच में पढ़ के एक और सुलह की, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मुबारकबाद के मुस्तहिक है, फिर से उनको हीरो बनाया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी के लिए ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अमेरिकी फौज के अमन दस्ते पहुंच गए जी इसराइल में, ये गजा में क़यादत करेंगे और ट्रंप के बकौल उन्हें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं ये खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं जहां पे ये मौजूद है। हमास से असलहा लेने के लिए या उन्हें गैर मुसल्लह करने के लिए अमेरिकी फौज नहीं जाएगी, जो जाएंगे वो इस काबिल हैं, यानी कोई तो जाएगा उन्हें गैर मुसल्लह करने, और जो जाएगा वो इस काबिल है, ट्रंप ने ये कह दिया। लेकिन जो जाएगा कम से कम वो अमेरिकी फौज नहीं है। ये जो अभी इसराइल पहुंचे हैं अमेरिकी कमांडोज, ये नहीं है, कोई और होंगे। इस वक्त पाकिस्तान, अजरबैजान और इंडोनेशिया वो हैं जो वहां जाने की बात कर चुके हैं। अब बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप की बातों से और हालातों वाकयात से ऐसा लगता है कि ये जो चंद मुसलमान मुल्कों की फौजें हैं, पाकिस्तान की हो गई, अजरबैजान की हो गई, इंडोनेशिया की हो गई, या कुछ थोड़ी बहुत अरब ममालिक मदद कर देंगे, ये फौजें तैनात होंगी गजा में और इसराइल की हिफाजत की जमानत बनेंगी ये फौजें, और हमास को कंट्रोल करने के लिए भी शायद यही फौजें काम करेंगी अमेरिकी फौजी क़यादत के अंदर। मुझे बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो ये है, और डोनाल्ड ट्रंप इस तरफ इशारे भी कर रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के बारे में एक चीज मैं आपको और बताऊं, यकतरफा कार्रवाई और बयानियां चलाया जा रहा है, यानी जो हुकूमत चाहती है वो बयानियां चला देती है। कभी कोई आके कह देता है जी हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे,
उन्होंने तो फलस्तीन की बात ही नहीं की, उन्होंने तो इसराइल को तस्लीम ना करने की बात ही नहीं की। कभी आगे कोई ये कह देता है, कभी आगे ये कह देता है वो तो जी अपने पैसे वापस मांग रहे थे, कभी आगे कोई ये कह देता है जी उनके पास से 10 करोड़ 20 करोड़ बरामद हो गए, कभी आकर कोई यार 70 करोड़ का तो आप एमएनए खरीदते हैं, 70 करोड़ का आप एमएनए खरीदते हैं, ये एमएनए ने अपने मुंह से बताया हुआ है। तो अगर 10-20 करोड़ रुपया साद रिजवी के गले में से निकल आया तो इसमें क्या है? यानी ये इतने पैसे तो छिलका है उन लोगों के सामने जो बॉर्डर पे स्मगलिंग करवाते हैं। जरा चेक कर दें कि चमन में जो स्मगलिंग होती है उसमें से कितना पैसा वसूला जाता है, चेक कर लें आप जाके। ईरान से जो तेल आता है उसमें कितना हिस्सा कौन कमाता है, मादनियात में कितनी दिहाड़ी लगती है, वो चेक कर लें। पीनट भी नहीं है ये उसके सामने, कख नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये गले में से 10-12 करोड़ 15 करोड़ चलो 25 करोड़ भी निकल आया, ये क्या रकम हुई? इतने में तो एक एमएनए नहीं मिलता, इतने में तो एक एमपीए नहीं मिलता, और यहां पे तो 50-50 एमएनए और एमपीए जो है उनकी बोलियां लगाई गई हैं। तो ये अब इस पैसे को लेकर जनाब वो बनाया जा रहा है और बयानिया बनाया जा रहा है। तहरीक लब्बैक भी गायब है, उसका सोशल मीडिया भी गायब है, उसके सारे फॉलोअर भी गायब है। तहरीक इंसाफ तगड़ी निकली, वैसे ये बात अब सबको माननी पड़ेगी, उन्होंने बदतरीन मार खा के भी हार नहीं मानी, ये तहरीक इंसाफ की खूबी है। नाज़रीन, एक दिन पहले खबर आई थी और आपको मैंने बताई भी थी, आपने पढ़ी भी होगी, कि स्पिन बोल्डक ये इलाका है बलूचिस्तान में, कोयटा के सामने एक चमन का एक बॉर्डर है, चमन का, पाकिस्तान में चमन का इलाका, ये बॉर्डर चमन का है और यहां पे एक दरवाजा भी है। इससे उस तरफ का जो इलाका है वो स्पिन बोल्डक का एरिया है, वहां पे एक बहुत बड़ी मंडी है, मैं उस एरिया में गया हूं। स्पिन बोल्डक का जो इलाका है यहां पे एक बड़ी मंडी है और बड़ा बाजार लगता है, यहां पे बहुत सारी अजनास लाई जाती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तिजारत होती है उसका एक बड़ा हब उस तरफ स्पिन बोल्डक का बाजार और इस तरफ जो है वो चमन का बाजार है। अब हुआ यह कि स्पिन बोल्डक के अंदर धुएं के बादल दिखाए गए कि वहां बमबारी हुई है और पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया कि पाकिस्तान ने बहुत नुकसान किया अफगानिस्तान का। इसमें एक बड़ी खौफनाक इत्तला आई है अभी, और वो इत्तला ये है कि पाक अफगान झड़पें, 2 सिक्योरिटी एहलकारों और 5 पाकिस्तानियों की लाशें अफगानिस्तान से चमन मुंतकिल। हलाल अमर ने लाशें वापस मुंतकिल की। अफगानिस्तान के इलाके स्पिन बोल्डक में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मजदूर काम करते हैं। 4 पाकिस्तानी मजदूर गोलाबारी की जद में आए। अफगानिस्तान में 10 से ज्यादा पाकिस्तानी मजदूर गोलाबारी में मारे गए हैं, मजदूरों की मकामी तंजीम ने दावा किया और ये उर्दू न्यूज की रिपोर्ट है। देखिए, ये दोनों तरफ जो लोग हैं ना, ये एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंट ट्रेवल करते हैं। ये बॉर्डर बंद होने के बावजूद बहुत सारी पासिंग्स हैं, ये आते जाते रहते हैं, इनका गुजारा नहीं है। बेशुमार पाकिस्तानी यहां से जाके वहां काम करते हैं और वो वहां से आके यहां काम करते हैं, और मैं वो कुछ जानता हूं जो मैं बताऊंगा तो पूरा सिस्टम मिल जाएगा। तो जब यहां पे बमबारी या लड़ाई की जाएगी तो यहां के सारे लोग खिलाफ हो जाएंगे। पाकिस्तान को यह बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जो लोग मकामी डायनामिक्स को समझते हैं, जिनको पता है, वो ये जानते हैं कि ताकत के जरिए से इस खित्ते के मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। आपको अफगानिस्तान को एंगेज करना पड़ेगा और आपको अफगानिस्तान को एंगेज करना ही चाहिए। नाज़रीन, मैं आखिरी खबर आप तक पहुंचा दूं और वो ये है कि इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब की तारीफ की है। देखिए, कुछ बेवकूफ लोग हैं वो तनाज़ात खड़े करते रहते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का प्रॉब्लम पता क्या है? वो एक कोई रवायती लॉबिंग वाला सियासतदान नहीं है, यानी उसने अपनी कोई लॉबिंग नहीं की कि जनाब मेरा अपना ग्रुप होना चाहिए, मेरा अपना जत्था होना चाहिए। वो एक उसूल पसंद आदमी है, एक ऐसा वकील जो बहुत कामयाब वकील, अगर वो बतौर वकील अपने करियर को आगे बढ़ाते तो बार्स के अंदर उनकी बड़ी शानदार इज्जत है, अदलिया में भी उनकी बड़ी अच्छी इज्जत है, तो वो किसी भी सियासतदान से ज्यादा बेहतर और लेविश जिंदगी सलमान अकरम राजा साहब गुजार सकते थे। लेकिन वो इक्तदार में नहीं, जेरे अताब आने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हुए और वहां पे अहम जिम्मेदारी भी उन्होंने ली, और वो कोशिश करते रहे कि इंसानी हकूक के लिए, कुछ जमहूरियत के लिए, कुछ मैंडेट के लिए, वो जो भी किया, जितना किया काफी किया और बड़ी कोशिश की सलमान अकरम राजा ने। अब तनकीद होती है, मुखालफत होती है, इसलिए कि उनकी लॉबिंग वॉबिंग उनको आती नहीं है, वो करते नहीं। वो रवायती नौयत के जो सियासतदान होते हैं नॉर्मली, वो वैसे नहीं है। लेकिन सलमान अकरम राजा की एक कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बड़ी एक जबरदस्त आवाज बुलंद की है पाकिस्तान में और मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दिया। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।